हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो तैयारी करते समय ही बीच में हमारा मन विचलित होने लगता है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता है, घबराहट होने लगती है और मन में तमाम तरीके के सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। और स्वाभाविक तौर पर ये प्रतियोगी छात्रों के साथ होता है। चाहे हम खुद जब परीक्षाओं की तैयारी करते थे तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, और वर्तमान समय में भी जितने भी विद्यार्थी हैं तैयारी कर रहे हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग क्षेत्रों में रहकर, उनके साथ भी ये घटनाएं होती हैं। तो इन्हीं पर हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा होता है कि हम तैयारी करते हैं लेकिन हमारे मन में तमाम तरीके के सवाल उत्पन्न होने लगते हैं जो कि हमें तैयारी से विचलित कर देते हैं। सवाल उठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सवाल जो आपको स्थिर न रख सकें, आपको मानसिक रूप से परेशान करें, तो उन सवालों को हम कैसे देखें और उसके कुछ हम समाधानों पर भी बात करेंगे। ये सवाल आखिरकार आते कहाँ से हैं, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है सामाजिक दबाव। हम जिस समाज से जुड़े रहते हैं वहाँ का हमारे ऊपर दबाव रहता है। ठीक है, समाज जब आप सफल रहते हैं तो आपका सम्मान करता है, जब आप असफल रहते हैं तो आपको उतना महत्व नहीं देता है जितना कि एक शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति को देना चाहिए। और हमारे सोसाइटी में उसी को जिंदा माना जाता है जो कि सरकारी नौकरी को पा जाता है। तो जब भी हम इन परीक्षाओं में बैठते हैं तो हमारे दिमाग में समाज की जो उम्मीदें हैं, जो अपेक्षाएं हैं आपसे, उसका आपके ऊपर प्रभाव दिखाई पड़ता है। आप उसका दबाव महसूस करते हैं कि इस बार हमें हर हालत में इस परीक्षा को पास करना है। अगर नहीं पास कर पाएंगे तो फिर ये सोसाइटी, ये समाज क्या कहेगा। जैसा कि आप जानते हैं मैं गाज़ीपुर से हूँ, और गाज़ीपुर के बच्चों का प्रयागराज जाना यानी कि इलाहाबाद जाना मोक्ष की प्राप्ति की तरह माना जाता है कि कोई बच्चा अगर गाज़ीपुर से प्रयागराज गया तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लिया है, यानी कि वो किसी न किसी नौकरी को लेकर ही वापस आएगा। लेकिन कई बार देखने में ये आता है कि बहुत सारे लोग खाली हाथ भी वापस आते हैं और सोसाइटी में दो तरीके के प्रतिमानों की स्थापना हो जाती है, एक सफल और एक असफल। इसी के बीच में तुलना होने लगती है। कुछ लोग उन असफल लोगों से तुलना करने लगते हैं कि फला ने 10 साल 15 साल प्रयागराज में गुजारा, कुछ नहीं कर पाया। ढेका ने प्रयागराज में 4 साल 5 साल गुजार लिया है, क्या वो कुछ कर पाएगा कि नहीं। और आप देखते होंगे अपने आसपास के बहुत सारे ऐसे सकारात्मक और नकारात्मक लोग आपको मिलते होंगे जो कि बार बार आप पे कड़ी नज़र रखे रहते हैं कि आपने किस परीक्षा को दी है, उसका रिजल्ट आया कि नहीं। अगर वो परीक्षा कई चरणों में होती है तो एक एक चरण का भी वो हिसाब रखे रहते हैं कि आप मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू दिए हैं या फिर पीटी दिए हैं, क्या किए हैं। पूरी नज़र इस समाज की रहती है। और कुछ लोग तो आपको इतना निरुत्साहित कर देते हैं कि लगता है कि आप अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों से तो प्रायः दूर रहने की ज़रूरत है, बल्कि उनको एक चुनौती के रूप में देखने की ज़रूरत है कि एक दिन हमारा समय आएगा और आप ही हमारा सकारात्मक मूल्यांकन करेंगे। इस तरीके से मुझे भी कई बार झेलना पड़ा था, क्योंकि जो सोसाइटी होती है वो आपसे बहुत उम्मीद रखती है और उसी उम्मीद पर खरा होने के लिए आपके ऊपर दबाव पड़ता है और बीच बीच में आपका मन विचलित होने लगता है। अगर हम दूसरे पॉइंट पर बात करें तो दूसरा पॉइंट है परिणाम। ठीक है, परिणाम का दबाव हमारे ऊपर रहता है कि जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें एक से अधिक बार हम बैठ चुके हैं और उसका रिजल्ट सकारात्मक नहीं आया है तो बार बार ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लिक करती है कि क्या इस बार हम इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे, हमारा परिणाम सकारात्मक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसका दबाव होता है। और जैसे ही आप परिणाम के बारे में सोचेंगे तो आपके शारीरिक परिवर्तन आपके अंदर होने लगेगा, मानसिक परिवर्तन भी होने लगेगा, आपकी घबराहट बढ़ने लगेगी, आपकी धड़कनें बढ़ने लगेंगी,
आपको बेचैनी होने लगेगी, आपको हो सकता है कि नींद भी ठीक से ना आए। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना काम करते रहिए और विश्वास के साथ, मजबूती के साथ। परिणाम पर आप एग्ज़ाम के बाद ध्यान रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन क्या होता है, स्वाभाविक रूप से परीक्षा के पहले ये सारी चीज़ें आने लगती हैं, इसीलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। अगला जो पॉइंट है कि हम अपने बुक्स को लेकर कई बार चिंतित रहते हैं कि जो हम किताबें पढ़ रहे हैं वो किताबें सही हैं कि गलत हैं। कोई ऐसी किताब तो नहीं है जिसको पढ़कर इस परीक्षा में आसानी से हम पास हो सकते हैं, जिसको कि हम न जान रहे हों। कई बार हम बच्चे कमेंट्स भी करते हैं और फ़ोन करके भी पूछते हैं कि मैंने फ़लाँ किताब ले लिया है और उसका अध्ययन हम कर रहे हैं, फिर भी मन में बेचैनी हो रही है कि क्या ये हमारे लिए पूरी सामग्री है या फिर कोई अन्य किताब हमें पढ़नी चाहिए। क्या इन्हीं किताबों से हम सक्सेस हो सकते हैं या फिर और कुछ ऐसा हो जिसको कि हम न जान रहे हो। तो मन में सवाल इस तरीके से आता रहता है। ठीक है, तो प्रायः आप जानते हैं कि 3 तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा में आप जाते हैं तो उसकी एक मूल बुक्स होती है। ठीक है, एक से अधिक बुक्स होती हैं मूल, उसको पढ़ना पड़ता है। फिर सहायक बुक्स होती हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। और तीसरा जो है वो है प्रैक्टिस बुक। तो इन 3 बुक्स को अगर आप आधार बनाकर पढ़ रहे हैं तो बहुत आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में विचलन होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है कि नहीं, आप ठीक किताब पढ़ रहे हैं कि नहीं। जितनी किताबें आप रखे हैं उन्हीं किताबों को एक तरीके से पचा डालिए, अच्छे से इसको पढ़ डालिए, रिवीजन करिए। मुझे नहीं मालूम है कि जितनी तन्मयता से हम यहाँ पर आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, आप लोग उसको कितना फॉलो कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर संवाद जो होता है एकालाप हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि जो शिक्षा होती है ये एकालाप नहीं है बल्कि ये संप्रेषण होता है। ठीक है, इसमें जितना शिक्षक मेहनत कर रहा है उससे दूना मेहनत विद्यार्थी को करना पड़ता है। अगर दोनों कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तभी मानिए कि आप सफलता की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वरना केवल आप अपने मन को विचलित करते रहेंगे, आप अपने मन में बहुत सारे खाली सवाल लाते रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए जितनी बुक्स रखे हैं जिसकी की चर्चा हम बहुत पहले कर चुके हैं, उनका अध्ययन आप लगातार टाइम टेबल बनाकर करते रहिए, तब आपके ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपके मन में किसी तरीके का विचलन भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कि जो आप ऑनलाइन कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन की जो पढ़ाई हो रही है वो आपके इस परीक्षा में कितना सहयोग दे रही है, क्या वो आप ठीक कर रहे हैं। जो भी 2 घंटा 3 घंटा का कोई मैराथन चला रहा है, कोई महा मैराथन चला रहा है, कोई जितने फेस्टिवल आते हैं उन फेस्टिवल्स के आधार पर भी सीरीज चलाता है। तमाम तरीके के आप देखते हैं कि दृष्टिकोणों को अपनाकर लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई चल रही है और उसमें हज़ारों शिक्षक हैं। उन शिक्षकों में से आपको एक विश्वसनीय शिक्षक के चुनाव की ज़रूरत है कि किसका मैटर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सही है, क्या है। तो ये आपके सामने एक चुनौती है। कई बच्चे मुझसे भी कमेंट्स करके पूछते हैं कि क्या जो आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या सीयूईटी की परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं वो आपका चैनल और लेक्चर देखने के बाद हम कंप्लीट कर सकते हैं, उतना ही पढ़ें तो हम पास हो सकते हैं। तो ये इस आंसर का जवाब देना बहुत कठिन है। मैं कभी नहीं कर सकता हूँ कि आप केवल मेरे ऊपर डिपेंड रहिए। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पर को मतलब पंख को मजबूत कीजिए। मैं ये नहीं कहकर कि हाँ मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ 100% सही है, मैं गारंटी देता हूँ कि आप सफल हो जाएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ये तो मैं कभी जीवन में नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जो परीक्षा होती है वो गुरु होती है। आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो उसमें आपको खुद नया ज्ञान प्राप्त होता है कि हमने इतना अध्ययन किया तो भी 8-10 क्वेश्चन नए आ जाते हैं। तो कभी एक अच्छा शिक्षक ये गारंटी नहीं दे सकता कि इसी में से आएगा। हाँ,
मेरी ये कोशिश है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें मैं एक प्रेरक की भूमिका निभाऊं, आपको एक गतिशील बना कर रखूं, आपको पढ़ाई से जोड़ कर रखूं और जैसे परीक्षाओं में परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तनों से अवगत कराता रहूं। ठीक है, और बाकी आपके विश्वास को, आपके मनोबल को बढ़ाता रहूं। अब मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं आपको नोट्स दे दूँगा या फिर PDF दे दूँगा तो आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। आपको खुद करना है। अगर मैं खेल की भाषा में कहूँ तो फुटबॉल आपने देखा होगा, तो फुटबॉल की गेंद आपके पैरों के बीच में है, यानी कि आप ही के गोल में है। उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे गोल की तरफ ले जा रहे हैं या फिर गोल से दूर ले जा रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है, इस चैनल की बात है, तो मेरी कोशिश रहती है कि परीक्षा से 3-4 महीने पहले ही आपकी तैयारी शुरू करवा दी जाए और परीक्षा तक आते आते पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और लगातार हम मेहनत कर रहे हैं और आपने इसको आभास भी किया होगा कि यहाँ पर ठीक है। बाकी विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये विश्वास कब पैदा होता है? जब आप यहाँ से पढ़कर जाएंगे, परीक्षाओं में बैठेंगे तो आपके मन में खुद आएगा कि मैंने फला जगह पढ़ा था, वहाँ से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि ये मार्केटिंग का रूप धारण कर लिया है। किसी का प्रचार बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी का प्रचार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। जैसे मैं जो हूँ प्रचार के मामले में पीछे हूँ। ठीक है, मेरे पास उतने संसाधन भी नहीं हैं और उस तरीके के लोग भी नहीं हैं कि मैं इसको कहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचारित प्रसारित किया जाए। जो कुछ हैं मुझसे जुड़े हुए मेरे ऊपर विश्वास करने वाले मेरे सब्सक्राइबर और मेरे विद्यार्थी ही हैं। ठीक है, और मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि हम 25,000 तक पहुंच पाएंगे अभी, लेकिन लग रहा है कि धीरे धीरे आप लोग विश्वास करना शुरू कर दिए। तो ख़ास तौर से आपके मन में अगर सवाल आ रहा हो कि कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है उसी को पढ़कर हम पास हो जाएंगे, ये थोड़ा सा मुझे नाइंसाफ़ी टाइप का लगता है। आपको ये देखना है कि ये जो टीचर बता रहा है और जो आपको स्पेस छोड़ रहा है कि ये काम आप अपने से भी कर सकते हैं, उसमें भी आप लग जाइए। ठीक है, मतलब कहने का है कि अगर शिक्षक बोल रहा है 1 कदम चलने के लिए तो आप 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम भी आगे चलकर आगे बढ़ सकते हैं और जो चीज़ नहीं समझ में आए उसको आप पूछ सकते हैं। अगला आप लोगों के मन में बार बार सवाल आता है कि समय का अभाव है। ठीक है, ये हर प्रतियोगी छात्र के दिमाग में यही चीज़ आता है कि समय का अभाव है। ठीक है, ये बात ठीक वैसे ही होती है जैसे कोई बहुत धनवान व्यक्ति हो, उससे भी अब जब ज़रूरत के समय में पैसा मांगने जाएंगे या फिर आर्थिक मदद मांगने जाएंगे तो वो भी अपनी व्यथा सुनाने लगेगा। वो लगेगा कि इसके पास भी पैसा नहीं है, और जो गरीब है तो गरीब ही है। तो किसी के पास ऐसा नहीं है कि समय बहुत ज़्यादा है। उसी समय में से आपको चुनाव करना है, आपको टाइम टेबल बना के एक समय निश्चित करना है, उसमें पढ़ना है। ये समय का अभाव लगातार बना रहेगा। और अच्छी बात तो ये है कि आप जानते हैं कि UPT, GT, PGT वालों का मानना है, मतलब जो परीक्षा कराते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है, उसका मानना है कि आप 45 दिन में इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वो यही मान के चलता है कि 45 दिन में इस परीक्षा को हम कराएंगे, मतलब डेट निकलेगी, उसके 45 दिन के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो लगभग 1.5 महीना ही मान रहा है। तो समय का अभाव लगातार बना रहेगा, इसको आप इससे कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। आप तुरंत तैयार हो जाइए कि हमें इस परीक्षा में बैठना है और हर हालत में इसको पास करना है, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो ये लगातार बना रहेगा, आप ऐसे परेशान होते रहेंगे। ठीक है, अगला आ जाता है कि आलस्य। आजकल मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से कि विद्यार्थियों के मन में आलस्य बहुत ज़्यादा आ गया है। वो अपना टाइम दूसरे जगह, फालतू जगह बहुत बर्बाद करते हैं, जिसका कि उनको पता नहीं चलता है। ख़ासतौर से जो मोबाइल है, ये 2 तरीके से हमें प्रभावित करती है। एक तो आर्थिक रूप से आपको पता नहीं चलेगा, रिचार्ज पे रिचार्ज आप कराते जाते हैं, महसूस नहीं होता है।
और उस पर समय भी आप बहुत बर्बाद करते जाते हैं और आपको इसका आभास नहीं होता है। ठीक है, आलस से इस मामले में है कि मैंने कई बार अपने विद्यार्थियों को भी देखा जो ऑफलाइन मुझसे पढ़ते हैं, या फिर ऐसे भी देखा है कि कोई चीज़ उनको अगर नोट भी करना है तो तुरंत फ़ोटो खींच लेते हैं। फ़ोटो खींचने का मतलब है कि आप अपने स्मृतियों का लोप कर रहे हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि आलेख और सुलेख लिखवाया जाता था। तो जब कोई व्यक्ति लिखता था तो एक तो उसकी राइटिंग अच्छी होती थी और दूसरे उसके दिमाग में चीज़ें बैठती थी। ठीक है, क्योंकि हाथ और दिमाग दोनों का कनेक्शन है। जब आप जिस चीज़ को लिखेंगे वो आपको जल्दी याद होगी। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि लोग तुरंत फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, उसको फ़ोटो गैलरी में रख भी लेते हैं और आराम से रहते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ हो गया। लेकिन परीक्षा में क्या है, आपकी स्मृति की ही जांच होती है। वहाँ यही होता है कि आप कितना चीज़ों को याद कर पाते हैं, कितना चीज़ों को समझ पाते हैं। परीक्षा हॉल में क्वेश्चन पेपर को पढ़ना भी एक कला है। कई बार लोग क्वेश्चन पेपर ही नहीं पढ़ पाते हैं और अनुमान से ही उत्तर दे देते हैं। वो सही हो जाता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो फिर पश्चाताप ही करना पड़ता है। तो इस आलस्य को छोड़िए, आप खुद का नोट्स बनाइए। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे कहते हैं कि सर PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। जैसा कि मैंने अपने लाइब्रेरी और स्टडी रूम के बारे में एक दिन आप सभी को बताया था और उसमें मैंने दिखाया था कि कितना मैंने प्रिंट आउट रखा हुआ है। ठीक है, और मोह की वजह से मैं उस प्रिंट आउट को फेंका नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आपको PDF मिल जाती है, आप उसका कोई कदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। जब तक पढ़ना रहता पढ़ते हैं, फिर फेंक देते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि आप लेक्चर को सुनिए। जो क्वेश्चन आपको पुराने मिल रहे हैं, जिनका आंसर आपको मालूम है, उनको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए नए प्रश्न हैं और उनके उत्तर आपको नहीं मालूम है, उनको नोट करिए, अपना नोट्स बनाइए, तो आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये सब करेंगे तो आपके मन में बिल्कुल विचलन पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपको नियंत्रण करने के उपाय हैं, कैसे मन को नियंत्रित किया जाए। वरना आप फ़ोटो खींच कर बैठे हुए हैं, फिर आपको लग रहा है कि कोई काम नहीं मिल रहा है, तो फिर आप चिंता करने लग रहे हैं कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे पास किताबें सही किताबें हैं, मेरे पास तो समय ही नहीं है। इस टाइप से मन में सवाल आने लगते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक अपनाने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा शॉर्ट नोट्स मिल जाए या फिर कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक बता दिया जाए जिससे कि हम इस परीक्षा में सफल हो जाएं। मैं बार बार ऐसे विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूं कि आप किसी भी परीक्षा में जाते हैं, ख़ासतौर से अगर हिंदी की बात करूं, तो बिना पढ़े भी 100 क्वेश्चन में आप लगभग 70 सवाल तो आप कर देंगे बिना पढ़े हुए। मैं इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं कि बिना पढ़े अगर आप गए तो 100 में 70 सवाल आप सही कर सकते हैं, अगर इजी सवाल आया है तब। और अगर थोड़ा आप पढ़ कर जाते हैं तो आप क्या कर लेंगे, 80-85 सवाल सही करेंगे। तो 70 सवाल सही करके आप सेलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन 80 से 85 सवाल जब आप सही करेंगे तो आप सेलेक्ट होंगे। इन्हीं 10 से 15 सवालों को सही करने के लिए ही तो आपको मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा आप विश्वास मत करिए, सूत्रात्मक तरीके से पढ़ाई करने का बिल्कुल प्रयास मत करिए, नहीं तो आप शिक्षक तो हो जाएंगे लेकिन बाद में आप क्लास में ऑब्जेक्टिव भी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, चीज़ें बहुत हैं। तो इसलिए पढ़ाई को कभी मेरे अनुसार शॉर्ट में मत रखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, पढ़ते समय आप जो भी सहायक किताबें खरीदे हों या फिर प्रैक्टिस सेट खरीदे हों, उनको सॉल्व तो करते रहिए। अगर उनको सॉल्व करते समय और पढ़ते समय आपका मन उब जा रहा है तो फिर मूल किताबों को पढ़िए, और मूल किताबों में महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़िए। जैसे आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो तुलसीदास को अच्छे से पढ़ लीजिए, कबीर को पढ़ लीजिए, जायसी, ठीक है, सूर को पढ़ लीजिए, इधर बिहारी घनानंद को पढ़ लीजिए। जहाँ जहाँ से इतिहास में टर्निंग पॉइंट्स आए हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखिए। कुछ आप छोड़ भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो मेन मेरे कहने का मतलब है कि मेन पॉइंट्स को ज़रूर पढ़िए। तो शॉर्ट में मत पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल का समय ऐसा आ गया है कि शॉर्ट और रील्स इन दोनों को देखते देखते
हमारे दिमाग में यही सब बैठ गया है कि कम समय में हम चीज़ों को कैसे प्राप्त करें। तो प्राप्त करने के लिए देखिए, एग्ज़ाम क्या होता है कि लक के ऊपर भी रहता है। लक का मतलब ये है कि कोई बच्चा साल भर तैयारी किया और वो 70 सवाल सही किया, कोई बच्चा कभी नहीं पढ़ाई किया, वो भी 70 सवाल सही किया, लेकिन 8-10 तुक्के उसके सही हो गए। तो ये क्या है? लक हो गया, ठीक है ना। तो ये बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ध्यान में रखिए कि पढ़ाई करते समय कैसे इन सारी चीज़ों से हमें उभरना है। सोसाइटी में आपको इस सोसाइटी के दबाव से उभरने के लिए आपको उसको चुनौती के रूप में लेना है, एक पॉजिटिव रूप में लेना है कि ठीक है, हमसे उम्मीदें हैं तो हम इसको आराम से कूल होकर टैकल करेंगे। प्रेशर नहीं लेना है, हमारा भी समय आएगा। परिणाम पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। बुक्स जितना भी आपने रखा है सब पर्याप्त बुक्स रख लिया है। अगर इस चैनल से आप जुड़े हैं तो मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया कि ये किताबें आप पढ़िए, निश्चित तौर पर सफल होंगे। और जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, यही पढ़ाया जा रहा है कि आप एक कदम आगे चलिए। यहाँ से जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर विश्वास करते हुए पढ़ते रहिए। आपके मन में किसी भी तरीके का नकारात्मक विचलन आना ही नहीं चाहिए कि हम यहाँ पर अपना समय जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। दूसरे चैनल का मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जैसा कि मैंने अपने अबाउट में भी लिखा है, आपको विश्वास नहीं हो तो मेरा अबाउट जाकर चैनल का देख लीजिए, फिर आपको खुद पता चलेगा कि अब हम कहाँ जाएं। यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ जाएं, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी आप आलस्य मत करिए और अपने दिमाग में बार बार इस चीज़ को निकाल दीजिए कि हमारे पास समय का अभाव है। आपने एक चीज़ देखा होगा बार बार कि जब भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, पेपर ख़त्म होता है, तो बहुत सारे बच्चे आपके सामने ऐसे मिलेंगे, बस में यात्रा करते समय, ट्रेन में यात्रा करते समय, जस्ट पेपर ख़त्म होने के बाद वो कहते हैं कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। फिर भी उनका आप देखेंगे बहुत सारा सवाल सही हो जाता है। तो जो सीरियस बच्चा होता है, साल भर तैयारी किया रहता है, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाता है कि ये तो कुछ पढ़ा भी नहीं था तो भी इतना सही कर लिया। तो इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्री रखिए। समय का जो अभाव है इससे फ्री रहिए, ये हमेशा अभाव बना रहेगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स को बिल्कुल मत अपनाइए। जितना समय मिल रहा है लगातार पढ़ते जाइए, क्योंकि आपको केवल लिखित परीक्षा ही नहीं पास करना है, इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू जैसी भी परीक्षाओं को देना है। तो क्यों ना हम एक बार बेसिक रूप से तैयार करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो उम्मीद है कि अब आपके मन में किसी भी तरीके का विचलन नहीं होगा और जिन जिन मैंने पॉइंट्स को उठाया था कि इसके वजह से प्रतियोगी परीक्षार्थियों के ऊपर दबाव पड़ता है, ये खुद का अनुभव भी था और बहुत सारे लोगों का अनुभव इससे मिल भी रहा होगा। तो कैसे इससे उबरना है उसके बारे में भी हमने बता दिया है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहेंगे और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। सफलता केवल नौकरी नहीं होती है, सफलता के बहुत सारे आयाम होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि नौकरी मिलने के बाद भी वो अपने जीवन में सही मायने में सफल नहीं होते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, लगातार लगे रहना है।